नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं जो हाल ही में घटे हैं। तो आज भी हम हाल ही में घटे हुए करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं और हम डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। तो आप कोशिश करें कि हर रोज की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इससे आपके करंट अफेयर्स के पार्ट कुछ ही समय में मजबूत होते चले जाएंगे। तो बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का कौन कौन से करंट अफेयर्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है कि भारत का पहला बायो विलेज का उद्घाटन किया गया है, यानी ओपन किया गया है। और ये बायो विलेज होता क्या है और इसका जो ओपनिंग किया गया है वो कहाँ किया गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग की गई है वो त्रिपुरा के एक गांव दासपारा में किया गया है, जो कि सिपाही जाला जिले के अंतर्गत आता है। और ये भारत का पहला बायो विलेज यानी कि जैविक गांव ये बन गया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये त्रिपुरा के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि हर एक गांव को, वहां के जितने भी गांव हैं सबको बायो विलेज के रूप में कन्वर्ट करें। यानी कि वहां के जितने भी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो सारे के सारे एग्रीकल्चर और फिशरी डिपार्टमेंट से जुड़ जाएं, यानी कि वैसे बिजनेस करें जो कि एग्रीकल्चर और फिश से रिलेटेड हो। और ये जो गांव, जो कि बहुत ही कम फैमिली इस गांव में रहते हैं, यानी टोटल 64 की जो है फैमिलीज इस गांव में रहती है। तो इतने कम फैमिली वाली ये जो गांव है, ये सारे के सारे फैमिली मेंबर एग्रीकल्चर और फिशरी से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि इस गांव के जितने भी लोग हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट को ग्रीन करने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और पूरी तरीके से वहाँ पे किसी भी तरीके की पॉल्यूशन जो है क्रिएट नहीं की जा रही है। यही कारण है कि इस गांव को जो है भारत का पहला बायो विलेज के रूप में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि एक स्कीम है जिसका नाम है पुदुमाई पेन स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और बेसिकली ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है और इसमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो पुदुमाई पेन स्कीम की लॉन्चिंग की गई है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के द्वारा की गई है। और इस स्कीम के अंतर्गत जो तमिलनाडु राज्य के 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो भी जो बच्चे हैं, जिन्हें जो स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें पर मंथ जो है 1000 रुपये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा उनके अकाउंट में, यानी कि डायरेक्ट अकाउंट में भेजे जाएंगे, ताकि वो अपना हायर एजुकेशन यानी कि आफ्टर 10+2 के बाद वो अपने डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री या मास्टर डिग्री को इन पैसों की मदद से अच्छे से परस्यू कर पाए। और इसी कारण इस स्कीम को, जिसका नाम है पुदुमाई पेन स्कीम को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। उनका मानना यही है कि अगर हमारा देश विकास कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होना चाहिए। और जब तक सारे बच्चे को एक अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के बच्चे हैं उन्हें भी अगर अच्छे शिक्षा नहीं मिलेंगे तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि इन्होंने हाल ही में इस स्कीम को अपने राज्य में लॉन्च किया है। और इन्होंने एक एम भी पेश किया है लोगों के सामने कि हर साल वो लगभग 6 लाख गर्ल्स को जो है वो 698 करोड़ रुपीज की जो है एक बजट पेश की गई। इस बजट में 698 करोड़ रुपीज की ये इस जो है स्कीम से रिलेटेड बजट पेश की गई कि ये स्कीम में इतने पैसे खर्च किए जाएंगे। और बेसिकली ये जो स्कीम है वो तमिलनाडु राज्य के जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। यानी सुरेश रैना को आप जानते ही होंगे, काफी ये हमारे देश के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक है और इन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सुरेश रैना जो कि हमारे देश के, अगर हम फॉर्मर इंडियन बैट्समैन क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि इन्होंने इंटरनेशनल ओडीआई से इन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया था और अभी जो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है वो T20 से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और टेस्ट और इंटरनेशनल में पहले ही संन्यास लेने के कारण इन्हें जो है फॉर्मर इंडियन बैट्समैन के रूप में यहां प्रेजेंट किया गया है। और अब जब ये T20 में भी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है
तो अब तो ये पूरी तरीके से हमारे देश के फॉर्मर इंडियन बैट्समैन बन चुके हैं। और इन्होंने ओडीआई मैच में तब इन्होंने संन्यास घोषणा किया था जब एमएस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की थी, और उनके कुछ ही समय बाद इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब इनके क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं इंडियन टीम के लिए और भारत देश के लिए, तो इन्होंने जो भारत के लिए टोटल टेस्ट मैच खेले हैं उसके नंबर है 18, और 226 वनडे इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेल रखे हैं, और टोटल 78 टी20 मैचेस इन्होंने खेला हुआ है। और अभी जो इन्होंने टी20 मैच से संन्यास लिया है, तो इसमें जो इनके टोटल रन है वो 1605 रन टी20 में इनके शामिल है। और रैना भारत के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अपने डिबेट मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाया था। और कोई भी आज तक बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने अपने डिबेट मैच में, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो या टी20 मैच हो, कोई किसी भी मैच के प्रारूप में अपने पहले मैच में शतक नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ इनको छोड़ के, सुरेश रैना को छोड़ के। और इनको जो है इसे लास्ट बार जो इन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा गया है देश के लिए वो 2021 में देखा गया है। अक्टूबर में आईपीएल चल रहा था और ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इस मैच में खेले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज यही है कि भारत की तरफ से कनाडा में जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो कौन बने हैं और इनका जो है इनसे पहले ये कहाँ के राजदूत थे, इस सब पे चर्चा कर लेते हैं। तो इनका नाम है संजय कुमार वर्मा और ये सीनियर डिप्लोमेट है और ये कनाडा में भारतीय राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और करेंटली अभी जो ये कार्य कर रहे हैं ये जापान में भारतीय राजदूत के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। इनकी ट्रांसफर कर दी गई है जापान से कनाडा। और अगर हम इनकी बात करें तो ये किनकी जगह लेंगे, तो ये एक्टिंग हाई कमिश्नर अंशुमन गौर की जगह लेंगे। और इनके अलावा अमित कुमार जी को भी जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत ने पहला नजल वैक्सीन कोविड-19 के लिए विकसित कर लिया है और इसे डीसीजीआई के द्वारा अप्रूवल भी मिल गई है। अब जानते हैं कि ये कौन सी वैक्सीन है जो कि नाक के द्वारा पेशेंट को दिए जाएंगे, यानी कि जो भी ये वैक्सीन का बॉडी के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा या बॉडी के अंदर इसे डाला जाएगा वो किसी सिरिंज के माध्यम से नहीं, जैसा कि अभी तक वैक्सीन में होते आए हैं, बल्कि नाक के माध्यम से, ड्रॉप के माध्यम से डाले जाएंगे। तो इसका जो नाम है, इस वैक्सीन का नाम है इंकोवैक। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये भारत की पहली, भारत में ही बनी फर्स्ट नजल वैक्सीन है कोविड-19 के लिए और इसे जो विकसित किया गया है वो भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। और डीसीजीआई के द्वारा भी इसे इमरजेंसी यूज के लिए 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के लिए इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गई है। और इस तरह की ये अपनी पहली वैक्सीन नहीं है पूरे वर्ल्ड में, जबकि इस तरह की अगर बात कर ले तो ये पूरे वर्ल्ड की दूसरी वैक्सीन है, क्योंकि चाइना ने भी कुछ इसी तरह की वैक्सीन अभी हाल ही में विकसित की है और उस वैक्सीन का नाम है कॉन्विडेसिया एयर। ये चाइना के द्वारा विकसित की गई नजल वैक्सीन है और चाइना के कैंसिनो बायोलॉजिक्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। और भारत में अगर करेंटली कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीन चल रहे हैं उसकी अगर बात कर ले तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स वैक्सीन कुछ ऐसे हैं जो भारत में कोविड-19 पेशेंट को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज यही है कि वर्चुअल रैंसमवेयर ड्रिल किया गया है 26 कंट्रीज के लिए और ये ड्रिल किसके द्वारा किया गया है इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जो ये वर्चुअल रैंसमवेयर ड्रिल किया गया है ये 26 देशों के लिए, इसको इंडिया और यूके ने साथ मिलकर कंडक्ट किया है। और बेसिकली इसे इंडिया नेशनल सिक्योरिटीज काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा और यूके गवर्नमेंट के द्वारा इसे कंडक्ट किया गया है। और इस ड्रिल को जो आयोजन किया गया है, बेसिकली जो हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो अटैक होते हैं, चाहे वो किसी तरह के हो, साइबर अटैक हो या अन्य तरह की जो अटैकें होती है, उनके ऊपर इस ड्रिल को किया गया है। यानी कि ये एक तरह का मॉक ड्रिल किया गया है। 26 देश जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसका जो आयोजन कर्ता की अगर बात कर ले तो इंडिया और
यूके है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि केरल के कुछ शहर जो है वो अब यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में ज्वाइन हो गए हैं, यानी कि उसमें शामिल कर दिए गए हैं। यूनेस्को की जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की लिस्ट है उसमें केरल के शहर को शामिल किया गया है। आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि केरल के कौन से शहर को शामिल किया गया है और केरल के अलावा और किस शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो केरल के नीलांबूर और थ्रिसूर जो जिले हैं उनको यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है और केरल के अलावा तेलंगाना के वारंगल जिले को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल होने वाला ये भारत के पहले 3 शहर बन गए हैं जिन्हें यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। अभी तक टोटल जो है वो 44 कंट्री से 77 सिटीज को इस लिस्ट में शामिल किया गया है और अब भारत के 3 शहर भी इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की ये बात है। बेसिकली इस लिस्ट में जो शहर शामिल किए जाते हैं वो वैसे शहर शामिल किए जाते हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में ये इंश्योरिटी दिलाई है कि वहां के जितने भी पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, सारे के सारे एम्प्लॉयड हो चुके हैं और इस शहर ने अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कई सारे रास्ते भी खोले हैं और साथ ही साथ उस शहर में जीरो हंगर की जो है वो दर्ज की गई है, यानी कि वहां पे कोई भी ऐसे पर्सन नहीं है जो भूख से, यानी कि जिन्हें खाने के लिए कुछ भी सामान अवेलेबल नहीं है, यानी कि जीरो हंगर उस सिटी में दर्ज की गई है और इसी कारण जो है इन तीनों सिटीज को यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। और अभी कुछ समय पहले यहाँ पे वारंगल सिटीज की बात हो रही है, तो अभी कुछ समय पहले तेलंगाना के वारंगल सिटीज की जो रुद्रेश्वरी टेम्पल है, जिसे हम रामापा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, इसको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुलाई 2021 में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई है और ये कौन है इनके बारे में जानते हैं। तो जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है बिनेश कुमार त्यागी और इन्होंने जो है इस कंपनी के लाइनर और पैसेंजर सर्विस के डिवीजन और डायरेक्टर के रूप में ये 7 जनवरी 2021 से कार्य कर रहे हैं, यानी ये इस कंपनी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इन्हें जो है इस कंपनी के अभी हाल ही में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले इन्होंने इस कंपनी को जो सबसे पहले ज्वाइन किया था वो साल था 1990 और इन्होंने इस कंपनी में ट्रेनी नॉटिकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग ली थी और अब जो है इस कंपनी के ये सबसे ऊंचे पद पे ये नियुक्त किए गए हैं। और SCI जिसे हम क्या बोलते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात कर ले तो ये हमारे देश की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है और इसे जो है 2 अक्टूबर 1961 में सेटअप किया गया था और ये शिपिंग कंपनी हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज है उसके अंतर्गत आता है और इस शिपिंग कंपनी की जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अब जो है BCCI के जितने भी इंटरनेशनल मैचेस और डोमेस्टिक मैचेस होंगे उसके जो स्पॉन्सरशिप दी गई है वो मास्टर कार्ड को दी गई है, यानी मास्टर कार्ड और BCCI अब एक साथ मिलकर काम करेंगे। देखते हैं कि मास्टर कार्ड को जो है ये स्पॉन्सरशिप सौंपी गई है, इससे पहले ये जो स्पॉन्सरशिप दी गई थी वो पेटीएम को दी गई थी और हाल ही में अब BCCI के जितने भी इंटरनेशनल मैच जो भारत के अंदर होंगे और जितने भी डोमेस्टिक मैच होंगे BCCI के अंतर्गत उसकी स्पॉन्सर अब कौन करेगी, तो मास्टर कार्ड करेगी। और डोमेस्टिक मैचेस की बात कर ले जो भारत में खेले जाते हैं जैसे ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या अंडर 19 और अंडर 23 के जो मैचेस होते हैं BCCI के द्वारा, और अब इन सारे मैचेस में जो स्पॉन्सरशिप की भूमिका निभाएंगे वो मास्टर कार्ड निभाएंगे, तो इसे याद रखिएगा। और मास्टर कार्ड ने धोनी को 4 साल के लिए जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें अपने साथ मिलाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है
कि मद्रास हाई कोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। ये कौन है और इनकी नियुक्ति किनके स्थान पे की गई है, इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इनका नाम है जस्टिस एम दुराईस्वामी। ये जो है मद्रास हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज में से एक है और इन्हें अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्हें जो नियुक्त किया गया है उसकी जो इफेक्टेड डेट, यानी जब ये मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करेंगे, वो है 13 सितंबर 2022। यानी इससे पहले जो है यहाँ के चीफ जस्टिस जिनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये रिटायरमेंट ले रहे हैं और इन्हीं की जगह जो है जस्टिस एम दुराईस्वामी को नियुक्त किया जा रहा है। और ये तब तक अपने पोस्ट पर बने रहेंगे जब तक कोई परमानेंट चीफ जस्टिस इस पोस्ट पे नियुक्त नहीं किए जाते या तब तक ये सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं। और भारत की अगर सबसे ओल्डेस्ट जो है हाई कोर्ट की बात करें हमारे देश में, तो वो है कलकत्ता हाई कोर्ट और जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है हमारे हाल ही में घटे हुए कुछ करंट अफेयर्स। अब इस पे आधारित कुछ एमसीक्यूज पे चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इनमें से हम आज जो करंट अफेयर्स पे चर्चा किया है हमने, उसी के आधार पर ये एमसीक्यू तैयार किए गए हैं। तो इस एमसीक्यूज को आप अच्छे से सुनकर अच्छे से जवाब दें, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने कंसंट्रेट माइंड से आज के करंट अफेयर्स की वीडियो को देखा है। पहला सवाल है कि भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, दिनेश कुमार त्यागी, संजय वर्मा, अमिताभ कांत, संतोष श्रीवास्तव। तो सही जवाब है दिनेश कुमार त्यागी। दूसरा है केरल के कौन से 2 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। केरल के सिटीज की सिर्फ बात की जा रही है, ना कि तेलंगाना के सिटीज की। तो केरल के नीलांबूर और त्रिशूर शहर को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। हमारा अगला सवाल है डीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग के लिए देश की पहली नाक से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन यानी कि नजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? आपसे इस वैक्सीन का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है सर्वावैक, इंकोवैक, नास्कोवैक और लास्ट है कोवावैक। तो जो सही जवाब होगा वो होगा इंकोवैक। इस वैक्सीन को अभी हाल ही में डीसीजीआई के द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और चर्चा किया था कि 18 इयर्स के ऊपर के इंसानों के लिए ये आपातकालीन मंजूरी मिली है, यानी बच्चों के लिए ये वैक्सीन नजल वैक्सीन नहीं आपातकालीन मंजूरी दी गई है। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन में दिख रहे होंगे सर्वावैक। इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि सर्वावैक्स भारत में बनी कौन सी ऐसी ये वैक्सीन है जिससे हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या जो है का निदान किया जा सकता है। आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यानी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे पिछली वीडियो देखनी होगी, उसमें आपको इसके बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स जिस पे मैंने चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।